आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं हमेशा के जैसे आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया अमेरिका के टेरिफ्स के लिए रेडी है। फिर मैं बात करूंगा इंडिया के पेंट सेक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है फ्राइडे 14 फरवरी। अब हम स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। अमेरिका के टेरिफ से नए ऑब्सेशन पर अब तक हमने कई एंगल से बात की है। हमने बताया कि इससे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम्स पे कैसा असर होगा। पर सबसे जरूरी सवाल ये है कि इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। इंडिया के लिए इससे एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। अगर किसी देश में यूएस से ज्यादा टैरिफ्स है तो ट्रम्प कह रहे हैं कि वो भी उतने ही टैरिफ लगाएंगे। इंडिया ऐसे में काफी वल्नरेबल है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारे टैरिफ्स हाई रहे हैं। जब पीएम मोदी यूएस विजिट करेंगे तो ये मुद्दा उनके डिस्कशन में जरूर रहेगा। आज की पहली कहानी में हम ये देखते हैं कि इंडिया के लिए क्या रिस्क है, हमारे पास क्या ऑप्शंस है, अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। सबसे पहले हम इंडिया की वल्नरेबिलिटी और यूएस टेरिफ्स के इम्पैक्ट की बात करेंगे। इंडिया पहले से ही ट्रम्प के रेडार पे है। उनके पहले टर्म में उन्होंने इंडिया को बिग अब्यूजर बोला था और हमें टेरिफ किंग डिक्लेयर कर दिया था। बाइडेन के गवर्नमेंट के टाइम इंडिया के यूएस को एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया। FY23 तक यूएस चाइना को पीछे छोड़ के इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया। आज इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का 15% अमेरिका जाता है। इंडिया का ट्रेड सरप्लस इन टैरिफ्स का एक ऑब्वियस टारगेट हो सकता है। FY23 में इंडिया का यूएस को एक्सपोर्ट लगभग $78.5 बिलियन था, जबकि इंपोर्ट काफी कम था। इंडिया के यूएस के साथ $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, और अगर ट्रंप इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहे तो टैरिफ लगाकर प्रेशर बना सकते हैं। अब जरा हिस्टोरिकल एंगल से चीजों को समझते हैं। इंडिया का टैरिफ सिस्टम अभी भी हाई है। 1991 तक इंडिया को 1/3 रेवेन्यू इंपोर्ट ड्यूटीज से आता था। तब से टैरिफ रेट्स कम हुए हैं, पर अब भी काफी जगह हाई है। इंडिया का एवरेज टैरिफ यूएस से 10 गुना ज्यादा है। दुनिया की मेजर इकोनॉमीज के कंपैरिजन में इंडिया का टैरिफ सबसे ज्यादा है। अगर ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाते हैं तो इंडिया पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, वियतनाम या इंडोनेशिया से भी ज्यादा। यूएस के कंपैरिजन में इंडिया की बार्गेनिंग पावर भी कम है। यूएस के टोटल एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 2% इंडिया इंपोर्ट करता है, यानी हमारे पास बदला लेने का ज्यादा स्कोप नहीं है। हम सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट्स पे प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि इंडिया यूएस से $10 बिलियन का ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करता है। पर यह भी सच है कि इंडिया का जीडीपी एक्सपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। जहां वियतनाम का ट्रेड जीडीपी का 90% है, इंडिया के लिए यह नंबर सिर्फ 20% है। ग्लोबल ट्रेड अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास थोड़ा प्रोटेक्शन रहेगा। ट्रम्प के टेरिस के खतरे को देखते हुए इंडिया ऑलरेडी अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स ले रहा है। पहला स्टेप है प्रिमिटिव टैरिफ कट्स। इंडिया ने हार्ली डेविडसन जैसे हैवी बाइक्स पर टैरिफ कट्स कर दिया ताकि ट्रम्प खुश रहे। यूएस से इंपोर्ट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। इंडिया यूएस से एलएनजी इंपोर्ट्स को बढ़ाने की बात कर रहा है ताकि ट्रेड सरप्लस का इशू थोड़ा कम हो। इंडिया ने इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी कॉर्पोरेट किया। इंडिया ने यूएस के डिपोर्टेड इंडियन इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया, जो गुडविल जेस्चर माना जा रहा है। साथ ही इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीएस एग्रेसिवली नेगोशिएट कर रहा है। यूके, ओमान और दूसरे देशों के साथ डील्स हो रही है ताकि अगर यूएस मार्केट रिस्की हो जाए तो हमारे पास और ऑप्शंस हो। टैरिफ्स बदलने से तीन पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो वो होगा जहां इंडिया का फायदा हो सकता है। अगर इंडिया ट्रम्प से एक स्पेशल डील निकाल सके तो ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर ट्रम्प चाइना पे ज्यादा टैरिफ्स लगाते हैं तो इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपने लिए जगह बनाने का मौका मिलेगा। बेस्ट केस में इंडिया को मैनेजेबल डैमेज सहना पड़ सकता है। अगर इंडिया पे टैरिफ लगता भी है पर वो वियतनाम, इंडोनेशिया के बराबर हो तो डैमेज मैनेजेबल रहेगा। रुपी डेप्रिसिएशन भी लॉस को ऑफसेट कर सकता है और हम अपनी ट्रेड डील्स डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फिर आता है वर्स्ट केस सिनेरियो, जहां हम एक ट्रेड वॉर में फंसते हैं और हमारी इकोनॉमी एक हिट लेती है। अगर ट्रंप इंडिया को फिर से टैरिफ किंग मान के ज्यादा टैरिफ लगाते हैं तो इंडियन बिजनेसेस को मेजर रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। यूएस फोकस कंपनीज को नए मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को सप्लाई चेन्स शिफ्ट करने पड़ेंगे और इंडियन स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अगला सवाल ये आता है कि कौन से सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा असर होगा।
ये गुड्स इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स में जो यूएस को जाता है। इंडिया का $10 बिलियन का डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट यूएस जाता है। यूएस इंडिया के जेनेरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा मार्केट है और फार्मा एक्सपोर्ट्स का 1/3 सिर्फ यूएस को जाता है। इंडिया यूएस को रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्ट करता है। ऑटोमोटिव पार्ट्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी भी बड़े एक्सपोर्ट्स हैं। इंडिया का 1/3 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी यूएस जाता है। अगर यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन एस्केलेट होते हैं तो कुछ सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। करेंसी पे काफी असर पड़ सकता है, जैसे बीजिंग ने यूएस चाइना ट्रेड वॉर के टाइम किया था। बीजिंग ने चाइनीज करेंसी को बहुत ज्यादा डिवैल्यू कर दिया। इससे चाइना को तो मदद मिली, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट्स भर गए, जिससे दूसरे देशों के मैन्युफैक्चरर्स को परेशानी हुई। जैसे जैसे दूसरे देश इस टैरिफ चेन से इफेक्ट होंगे, ऐसी इंस्टेबिलिटीज वापस देखने मिल सकती हैं और इंडिया को इनके लिए तैयार रहना होगा। आईटी एंड सर्विस सेक्टर पे भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडियन आईटी फर्म्स का 60% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। अगर यूएस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं तो H1B वीजा पॉलिसीज टाइटन हो सकती है, जो टीसीएस, इन्फोसिस जैसे फर्म्स के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जब पीएम मोदी और ट्रम्प ट्रेड टॉक्स करेंगे तो स्टेक्स काफी हाई रहेंगे। अगर इंडिया ट्रम्प को एक स्पेशल डील देने पर राजी हो सके तो हम बेनिफिट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर टेंशन्स बढ़ते हैं तो ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए काफी बड़ी परेशानी बन सकता है। तो क्या इंडिया ट्रम्प से एक डील निकाल पाएगा? क्या हमारा एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी बिगड़ जाएगा, या फिर क्या ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है? अगले कुछ महीने इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस के फ्यूचर के लिए क्रिटिकल होने वाले हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मोदी गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करता है। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। इंडिया की सबसे बड़े पेंट कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं। पेंट्स शायद इकोनॉमी के सबसे बड़े ड्राइवर्स ना हो, लेकिन ये कई इकोनॉमिक ट्रेंड्स से जुड़े हुए होते हैं। ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड है, तो ये बता सकते हैं कि घरों का डिमांड कैसा चल रहा है। इन पे ग्लोबल कमोडिटीज जैसे क्रूड ऑयल से भी डायरेक्टली असर पड़ता है, तो ये इनपुट कॉस्ट और ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में भी इंसाइट्स देते हैं। और रीपेंटिंग एक डिस्क्रिशनरी खर्चा है, तो ये लोगों की स्पेंडिंग कॉन्फिडेंस का भी इंडिकेटर है। इसीलिए पेंट इंडस्ट्री का एनालिसिस ब्रॉडर इकोनॉमिक शिफ्ट्स को समझने के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। चलो देखते हैं कि इंडिविजुअल पेंट कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा रहा और इंडस्ट्री से क्या बड़े टेकअवेज मिल रहे हैं। कंपनी वाइज परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं। एशियन पेंट्स एक और वीक क्वार्टर से गुजरा। रेवेन्यू 6% ईयर ऑन ईयर गिर गया। ये फोर्थ क्वार्टर है लगातार डिक्लाइन का। वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 1.6% से हुआ, जो काफी कम है। वैल्यू ग्रोथ 7.8% ईयर ऑन ईयर गिर गया प्राइस कट की वजह से। और एबिटा मार्जिन -344 बीपीएस से गिरकर 19.1% पे आ गया। अर्बन डिमांड वीक है, कस्टमर्स सस्ते प्रोडक्ट्स चुन रहे हैं और डिस्काउंट्स बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुआ है। एशियन पेंट्स के होम डेकोर एक्सपेंशन भी अच्छे नहीं चले। इनके लाइटिंग स्टूडियो वाइट टीक का रेवेन्यू 23% से गिरा और इनके विंडोज का सेगमेंट वेदर सील का रेवेन्यू 14% गिरा। बिल्डर ओपस की एग्रेसिव एंट्री ने भी मार्केट को डिसरप्ट किया है, जिससे मार्केटिंग स्पेंड्स बढ़ गए और कंपटीशन इंटेंस हो गया है। अब बात करते हैं बर्जर पेंट की, जिसने इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म किया, पर इन पे प्रेशर भी रहा। 7.4% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। वैल्यू ग्रोथ 0.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, जिसपे प्राइस कट्स का असर दिखा और इनका मार्केट शेयर 20% बढ़ा। प्रीमियम और एक्सटीरियर सेगमेंट्स के फोकस की वजह से ग्रासिम का इन पे इम्पैक्ट कम रहा। बर्जर पेंट्स के पास गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से डिमांड आने की उम्मीद है और क्वार्टर 4 में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की भी उम्मीद है। फिर आता है बिरला ओपस, जिसने पूरा इंडस्ट्री ही डिसरप्ट कर दिया। इनका रेवेन्यू 400 टू 450 करोड़ रुपीस से 650 टू 700 करोड़ रुपीस तक जंप कर गया। इन्होंने मार्केट में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए FY25 तक 5,500 से ज्यादा टाउन्स, 1,000 से ज्यादा SKUs और 50,000 डीलर्स का टारगेट सेट किया। एबिटा अभी भी 320 करोड़ रुपीस के लॉस में है। ये पहले 350 करोड़ रुपीस था। इनके पास 8,270 करोड़ रुपीस का डेट भी है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से हाई है। बिरला ओपस के नए जमाने का नया पेंट कैंपेन से हैवी मार्केटिंग हुई, जिससे ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ गई है। इनका FY28 तक 10,000 करोड़ रुपीस रेवेन्यू टारगेट है और FY26 तक 6 प्लांट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे। एशियन पेंट्स ने भी मार्केटिंग बजट बढ़ाया है, मतलब कंपटीशन और भी इंटेंस होने वाली है। पेंट्स इंडस्ट्री के अर्निंग से हमें ये बड़े टेकअवेज देखने मिलते हैं। पहला, क्रूड ऑयल और रॉ मटेरियल कॉस्ट।
क्रूड ऑयल पेंट इंडस्ट्री का की रॉ मटेरियल है जो कॉस्ट में 25 to 30% कंट्रीब्यूट करता है। एशियन पेंट्स ने बताया कि रॉ मटेरियल प्राइसेस 2% गिर गए, पर रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से कॉस्ट सेविंग्स ऑफसेट हो गई। बर्जर ने वार्निंग दिया है कि क्रूड वॉलेटिलिटी मार्जिन्स को थोड़ा और स्क्वीज कर सकते हैं। बिरला ओपस की एंट्री ने प्राइस हाइक्स को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया है। एशियन पेंट्स सिर्फ 1.6% प्राइस हाइक कर पाया पिछले 9 महीने में। दूसरा टेक अवे है कंजम्पशन स्लोडाउन और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे इम्पैक्ट। इंडस्ट्री वॉल्यूम्स क्वार्टर 3 में लगभग 1% गिर गए और फेस्टिव डिमांड भी वीक रही। अर्बन मार्केट स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि रूरल डिमांड थोड़ी बेटर रही। यही ट्रेंड एफएमसीजी और ऑटो इंडस्ट्री में भी दिख रहा है। डाउन ट्रेडिंग का ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है जहां कस्टमर्स प्रीमियम पेंट से मिड रेंज और बजट पेंट्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। बर्जर का वॉल्यूम ग्रोथ 7.4% था, पर वैल्यू ग्रोथ सिर्फ 0.4%, यानी लो वैल्यू प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं। बी टू बी और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का डिमांड रिटेल से बेटर परफॉर्म कर रहा है, मतलब रियल एस्टेट से डिमांड स्टेबल है। तीसरा टेक अवे है रियल एस्टेट साइकिल और हाउसिंग डिमांड। 70% पेंट डिमांड रीपेंटिंग से आता है, पर नए रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्डर्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से डिमांड स्टेबल है, पर मास मार्केट डेकोरेटिव पेंट्स स्लो चल रहे हैं। लग्जरी और प्रीमियम रियल एस्टेट में सेल्स स्ट्रांग रहा, पर ये पेंट इंडस्ट्री के नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो ऐसा हो सकता है कि शायद बायर्स इंटीरियर्स वर्क में डिले कर रहे हैं। और आखिरी टेक अवे है इंडस्ट्रियल पेंट्स वर्सेस डेकोरेटिव पेंट्स का स्प्लिट। पेंट्स इंडस्ट्री दो की सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। डेकोरेटिव पेंट्स जो रिटेल कस्टमर्स घरों के लिए यूज करते हैं, और इंडस्ट्रियल पेंट्स जो ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, माइनिंग और पावर सेक्टर में यूज होते हैं। डेकोरेटिव पेंट्स वीक चल रहे हैं, पर इंडस्ट्रियल पेंट्स रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। एक्जो नोबल और कंसाई नैरोलैक जैसे इंडस्ट्रियल पेंट प्लेयर्स स्टेबल ग्रोथ देख रहे हैं। इंफ्रा, माइनिंग और पावर सेक्टर डिमांड सॉलिड है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्हीकल कोटिंग की डिमांड स्ट्रांग रही, पर ग्लोबल ट्रेड वीकनेसेस की वजह से एक्सपोर्ट्स इंपैक्टेड रहे। अब देखना यह है कि बिरला ओपर्स के एग्रेसिव एक्सपेंशन का एशियन पेंट्स और बर्जर पे क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। डाउन ट्रेडिंग और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का स्लोडाउन और कितना इंपैक्ट करेगा। क्रूड ऑयल और करेंसी वॉलेटिलिटी मार्जिन्स को कैसे इंपैक्ट करेगी। इंडस्ट्री में बहुत कुछ चेंज हो रहा है और आने वाले क्वार्टर्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन यानी ओएनजीपीएल ने 19,500 करोड़ रुपीस या $2.3 बिलियन का डील साइन किया है अयाना रिन्यूएबल पावर एक्वायर करने के लिए। ये नवंबर 2024 में ओएनजीपीएल फॉर्म होने के बाद कंपनी का पहला मेजर एक्विजिशन है। अयाना 2018 में एस्टैब्लिश हुआ था और इनके पास 4.1 गीगावाट का ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है। ये एक्विजिशन ओएनजीसी और एनटीपीसी के 2038 और 2050 के नेट जीरो टारगेट्स के साथ अलाइन करता है। दूसरा, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जनवरी 2025 में गिरकर 4.31% हो गया, जो दिसंबर में 5.22% था। ये फूड इन्फ्लेशन के शार्प डिक्लाइन की वजह से आया। फूड इन्फ्लेशन 8.39% गिरकर 6.02% हो गया। वेजिटेबल प्राइसेस भी सॉफन हुए। दिसंबर के 26.6% इन्फ्लेशन के मुकाबले जनवरी में सिर्फ 11.35% ईयर ऑन ईयर रहा। आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि FY25 के लिए इन्फ्लेशन एवरेज 4.8% रहेगा और नेक्स्ट ईयर 4.2% होने का एक्सपेक्टेशन है। फरवरी का रेट कट के बाद और ईजिंग का स्कोप बन सकता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन 3.7% तक बढ़ गया है, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। मार्च में गर्मी ज्यादा रहने से व्हीट प्रोडक्शन पे असर पड़ सकता है। रुपी 87.95 रुपीस पर यूएसडी तक डेप्रिशिएट हो गया है, जो इंपोर्ट कॉस्ट को पुश कर सकता है। फाइनली, अहमदाबाद बेस्ड टॉरेंट ग्रुप ने आईपीएल फ्रेंचाइज गुजरात टाइटंस में 67% स्टेक अक्वायर किया है 5,000 करोड़ रुपीस में। इस डील के बाद गुजरात टाइटंस का वैल्यूएशन 7,453 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स अब भी 33% स्टेक होल्ड करेंगे और डील को बीसीसीआई की अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। ये मूव आईपीएल की राइजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। आईपीएल ने 2023-27 पीरियड के लिए 48,390 करोड़ रुपीस का मीडिया राइट्स डील सिक्योर किया था। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।